कहानी की शुरुआत एज नाम के एक शहर से होती है जहां बहुत सारे लोग एक पुराने म्यूजियम के अंदर इकट्ठा हुए हैं। दरअसल यहां बेहद कीमती और ऐतिहासिक चीजों को देखने के लिए लोगों की भीड़ लगी हुई है। उसी समय एक टूर गाइड म्यूजियम में रखी दुर्लभ चीजों के बारे में लोगों को जानकारी दे रहा होता है। सबसे पहले वह उन्हें ओदिन की एक पेंटिंग दिखाता है जिसे देवताओं का पिता कहा जाता है। इसके बाद वह लोकी के बारे में बताना शुरू करता है जो शरारत और चालाकी का देवता है। गाइड बताता है कि एक समय लोकी ने एक मैजिक मास्क बनाया था और जो भी इंसान उसे पहन लेता है उसे लोकी जैसी अविश्वसनीय शक्तियां मिल जाती हैं। तभी काले सूट में एक आदमी चुपचाप उस मुखौटे को छूने के लिए अपना हाथ आगे बढ़ाता है, लेकिन गाइड तुरंत उसे रोक देता है क्योंकि म्यूजियम में रखी किसी भी चीज को छूने की इजाजत नहीं होती। वह आदमी आत्मविश्वास से मुस्कुराता है और कहता है कि वह कोई आम इंसान नहीं बल्कि खुद असली लोकी है। अगले ही पल वह अपने असली रूप में बदल जाता है और आसमान से बिजली खींचना शुरू कर देता है। यह भयानक नजारा देखकर म्यूजियम में मौजूद सभी लोग डर जाते हैं और अपनी जान बचाने के लिए इधर उधर भागने लगते हैं। इस अफरा तफरी का फायदा उठाकर लोकी तेजी से उस मुखौटे की तरफ बढ़ता है, लेकिन वहां पहुंचकर उसे पता चलता है कि म्यूजियम में रखा मास्क असली नहीं बल्कि सिर्फ एक नकली प्रतिकृति है। यह देखकर लोकी गुस्से से आग बबूला हो जाता है। वह बेरहमी से एक आदमी को मार डालता है और उसके शरीर को उसी कांच के डिस्प्ले केस के अंदर डाल देता है। तभी सिक्योरिटी गार्ड्स उसे पकड़ने के लिए वहां पहुंच जाते हैं, लेकिन लोकी उन पर अपनी जादुई शक्तियों का इस्तेमाल करता है। अचानक उनके पैरों के नीचे की जमीन फट जाती है और सभी गार्ड्स सीधे नीचे बने एक गड्ढे में गिर जाते हैं। अब कहानी एक अलग मोड़ लेती है। असली जादुई मुखौटा एक नदी में बहता हुआ आगे जा रहा होता है। तभी ओटिस नाम का एक कुत्ता उसे देख लेता है। वह मुखौटे को उठाता है और अपने घर ले जाता है। इसके बाद हमारी मुलाकात टिम और उसकी पत्नी तान्या से होती है, जो अपनी कार से घर वापस जा रहे होते हैं। रास्ते में तान्या टिम से कहती है कि वह मां बनना चाहती है, लेकिन टिम को लगता है कि अभी सही समय नहीं आया है। यह सुनकर तान्या काफी दुखी हो जाती है। घर पहुंचते ही वह बिना कुछ कहे सीधे अपने कमरे में चली जाती है और दरवाजा बंद कर लेती है। टिम उसे मनाने की पूरी कोशिश करता है, लेकिन तान्या उसकी बात सुनने के लिए तैयार नहीं होती। आखिरकार टिम अपने कुत्ते ओटिस के साथ खेलने लगता है। तभी ओटिस उसके पास वही अजीब सा मुखौटा लेकर आता है, लेकिन टिम को बिल्कुल अंदाजा नहीं होता कि यह कोई साधारण मुखौटा नहीं बल्कि एक बेहद शक्तिशाली जादुई मुखौटा है। दूसरी तरफ लोकी का पिता उससे बेहद नाराज है। वह लोकी को चेतावनी देता है कि अगर यह जादुई मुखौटा किसी इंसान के हाथ लग गया तो इससे पूरी दुनिया के लिए तबाही आ सकती है, इसलिए उसे जल्द से जल्द मुखौटा ढूंढना होगा। अगले दिन टिम काम पर अपने बॉस डैनियल से मिलता है, जो एक मशहूर एनिमेटर है। टिम उसे एक बिल्कुल नया आइडिया दिखाकर प्रभावित करने की कोशिश करता है, लेकिन वह कामयाब नहीं हो पाता। शाम को घर लौटने के बाद टिम अपने झगड़े के लिए तान्या से माफी मांगने के लिए उसे एक प्यारा सा गिफ्ट देता है, लेकिन तभी उसे अपनी कंपनी की हैलोवीन पार्टी में जाना पड़ता है। टिम के पास पहनने के लिए कोई कॉस्ट्यूम नहीं होता, इसलिए तान्या उसे वही मुखौटा पहनने का सुझाव देती है जिसे ओटिस घर लेकर आया था। कोई दूसरा रास्ता न होने की वजह से टिम वही मुखौटा पहनकर पार्टी में चला जाता है, लेकिन जैसे ही वह मुखौटा अपने चेहरे पर लगाता है वह अपने आप उसके चेहरे से चिपक जाता है। कुछ ही सेकंड में टिम एक अजीब लेकिन बेहद शक्तिशाली रूप में बदल जाता है और उसे लोकी जैसी जादुई शक्तियां मिल जाती हैं। इसके बाद टिम बेहद शानदार अंदाज में पार्टी में एंट्री करता है। पार्टी में मौजूद सभी लोग बोर हो रहे होते हैं, इसलिए टिम अपनी नई शक्तियों का इस्तेमाल करके पूरी पार्टी को एक यादगार तमाशे में बदल देता है। उसकी अविश्वसनीय परफॉर्मेंस देखकर हर कोई हैरान रह जाता है, खासकर उसका बॉस। पार्टी खत्म होने के बाद भी टिम उसी जादुई रूप में घर लौटता है और पूरी रात तान्या के साथ खूब मस्ती करता है। अगली सुबह ऑफिस में हर कोई पिछली रात हैलोवीन पार्टी में टिम की शानदार परफॉर्मेंस की तारीफ कर रहा होता है, लेकिन हैरानी की बात यह है कि टिम को उस रात हुई किसी भी घटना की एक भी बात याद नहीं होती। तभी उसका बॉस उसे अपने ऑफिस में बुलाता है और कहता है कि पार्टी में टिम ने जिस अनोखे अंदाज का इस्तेमाल किया था उसी से प्रेरित होकर उसे एक बिल्कुल नया एनिमेशन प्रोजेक्ट तैयार करना है। यह सुनकर टिम बेहद खुश हो जाता है और तुरंत घर जाकर यह खुशखबरी तान्या को बताता है। लेकिन तान्या के पास भी एक बड़ी खबर होती है। उसे लगता है कि शायद वह प्रेग्नेंट है। दोनों डॉक्टर के पास जाते हैं और जांच के बाद उन्हें पता चलता है कि सच में वे माता पिता बनने वाले हैं। अचानक तान्या को उल्टी जैसा महसूस होता है, लेकिन उल्टी होने के बजाय उसके मुंह से रंग बिरंगे साबुन के बुलबुले निकलने लगते हैं। इस अजीब घटना के बावजूद दोनों अपनी जिंदगी सामान्य तरीके से जीते रहते हैं और कुछ समय बाद उनके घर एक बेटे का जन्म होता है जिसका नाम वे एल्वी रखते हैं। दूसरी तरफ लोकी अभी भी जादुई मुखौटे की तलाश में घूम रहा होता है। अपनी तलाश के दौरान वह एक गोदाम में पहुंचता है जहां उसका पिता ऑडिन एक दुकानदार के शरीर पर कब्जा करके मौजूद होता है। ऑडिन उसे बताता है कि अब एक ऐसा बच्चा पैदा हो चुका है जिसके अंदर मुखौटे की शक्तियां मौजूद हैं। ऑडिन लोकी को आदेश देता है कि वह किसी भी कीमत पर उस बच्चे को ढूंढे और मुखौटा वापस लेकर आए। इधर टिम घर में उस मुखौटे को ढूंढता रहता है क्योंकि उसे लगता है कि शायद उससे उसे अपने नए प्रोजेक्ट के लिए कोई शानदार आइडिया मिल जाए। लेकिन उसे बिल्कुल नहीं पता होता कि ओटिस ने मुखौटे को अपने नए डॉग हाउस के अंदर छिपा रखा है। दरअसल बच्चे के जन्म के बाद ओटिस का पुराना कमरा एल्वी को दे दिया गया था, जिसकी वजह से वह थोड़ा जलने लगा था। मुखौटा न मिलने के बाद टिम काम पर चला जाता है, जबकि तान्या घर पर रहकर छोटे एल्वी की देखभाल करती है। एक दिन एल्वी के साथ खेलते हुए तान्या एक गुब्बारा फुलाती है। तभी अचानक एल्वी का सिर भी उसी गुब्बारे की तरह फूलने लगता है। कुछ ही पलों बाद उसका सिर वापस बिल्कुल सामान्य हो जाता है। पास में खड़ा ओटिस यह पूरी घटना अपनी आंखों से देख लेता है और एल्वी से उसकी जलन और भी बढ़ जाती है। उसी समय लोकी मधुमक्खी का रूप धारण करके अस्पताल पहुंचता है। वहां वह अपने डंक से रिसेप्शनिस्ट को डरा देता है और फिर उसका रूप ले लेता है। इसके बाद वह उस दिन पैदा हुए सभी बच्चों की लिस्ट चेक करता है और अपनी असली तलाश शुरू कर देता है। दूसरी तरफ टिम को धीरे धीरे एहसास होने लगता है कि पिता बनना बिल्कुल आसान नहीं है। एल्वी के लगातार रोने की वजह से टिम और तान्या कई रातों तक ठीक से सो नहीं पाते। एक रात टिम इतनी बुरी तरह थक जाता है कि गलती से बच्चे को दूध की बोतल देने के बजाय लगभग एक बल्ब पकड़ा देता है। तभी एल्वी अपनी रहस्यमयी शक्तियों का इस्तेमाल करके टिम को जगा देता है, इससे पहले कि बहुत देर हो जाए।
हालांकि टिम को बिल्कुल अंदाजा नहीं होता कि उसके बेटे ने अभी अभी जादू का इस्तेमाल किया है। अगली सुबह टानिया टिम को बताती है कि काम की वजह से उसे पूरे एक हफ्ते के लिए शहर से बाहर जाना पड़ेगा। यह सुनकर टिम और भी परेशान हो जाता है, क्योंकि इसी हफ्ते उसे अपने नए कार्टून प्रोजेक्ट को एक टेलीविजन नेटवर्क के सामने प्रस्तुत करना है। अब उसे अपना ऑफिस का काम भी संभालना है और छोटे एलवी की देखभाल भी अकेले करनी है। इसलिए टिम अपने बॉस से घर से काम करने की अनुमति मांगता है और किस्मत से उसका बॉस मान जाता है। इसके बाद तानिया दोनों को अलविदा कहकर अपनी यात्रा पर निकल जाती है। उसके जाने के बाद टिम अपना काम पूरा करने की पूरी कोशिश करता है, लेकिन एलवी लगातार रोता रहता है। टिम उसे शांत करने के हर संभव तरीके आजमाता है, लेकिन कोई भी तरीका काम नहीं करता। एक और नींद से भरी रात गुजर जाती है और दूसरी तरफ उसका बॉस भी लगातार उस पर प्रोजेक्ट जल्दी पूरा करने का दबाव डालता रहता है। कुछ समय बाद तानिया दोनों का हाल जानने के लिए फोन करती है। जैसे ही अलवी अपनी मां की आवाज सुनता है, वह पहली बार खुशी से मम्मी कहता है। यह सुनकर टिम बेहद खुश हो जाता है और चाहता है कि उसका बेटा डैडी भी बोले, लेकिन एल्वी फिर से मॉमी कहता है। इस बार उसकी आवाज किसी छोटे बच्चे जैसी नहीं, बल्कि एक बड़े आदमी जैसी होती है। यह आवाज सुनते ही टिम डर और हैरानी से वहीं जम जाता है। दूसरी तरफ लोकी अपनी लिस्ट में मौजूद बच्चों के घर घर जाकर उन्हें चेक करना शुरू कर देता है। सबसे पहले वह एक महिला के घर सेल्समैन का रूप धारण करके पहुंचता है और उसे एक नया वैक्यूम क्लीनर दिखाने लगता है। जैसे ही महिला उसे चलाने की कोशिश करती है, लोकी अपनी जादुई शक्तियों से मशीन को बेहद ताकतवर बना देता है और वह महिला को ही अंदर खींच लेती है। इसके बाद लोकी वहां मौजूद बच्चे को ध्यान से देखता है, लेकिन जल्द ही उसे पता चल जाता है कि उस बच्चे के अंदर कोई जादुई शक्ति नहीं है। वह सिर्फ एक सामान्य बच्चा होता है जो गुस्से में लोकी के चेहरे पर एक गुड़िया फेंक देता है। इधर टिम घर वापस आता है और अपने प्रोजेक्ट पर काम करने की कोशिश करता है, लेकिन छोटा एलवी उसे एक पल के लिए भी ध्यान नहीं लगाने देता। आखिरकार मजबूर होकर टिम उसे टीवी के सामने बैठा देता है और कुछ पुराने कार्टून चला देता है, जबकि टानिया उससे पहले ही ऐसा करने से मना कर चुकी थी। लेकिन यह तरीका काम कर जाता है और ऑलवे चुपचाप कार्टून देखने लगता है। टिम तुरंत इस मौके का फायदा उठाकर अपने काम में लग जाता है और ओटिस से बच्चे पर नजर रखने को कहता है। लेकिन ओटिस बाहर अपने डॉग हाउस में चला जाता है और वहां उसी जादुई मुखौटे को ढूंढने लगता है जिसे उसने छिपा कर रखा था। काफी मेहनत के बाद उसे आखिरकार मुखौटा मिल जाता है। जैसे ही ओटिस उसे पहनता है, वह एक अजीब और शक्तिशाली जादुई कुत्ते में बदल जाता है। इधर एल्वी पूरी तरह ध्यान लगाकर टीवी पर कार्टून देख रहा होता है। कार्टून में एक आदमी को एक ऐसा मेंढक मिलता है जो सिर्फ तभी गाता और नाचता है जब उसे कोई अकेला देख रहा हो। वह आदमी उस मेंढक से पैसे कमाने की कोशिश करता है, लेकिन जैसे ही कोई दूसरा व्यक्ति उसे देखता है, वह बिल्कुल सामान्य हो जाता है। आखिर में कोई भी उस आदमी की बात पर विश्वास नहीं करता और उसे पागल समझकर मानसिक अस्पताल भेज दिया जाता है। एल्वी बड़े मजे से वह कार्टून देख रहा होता है और उसे बिल्कुल अंदाजा नहीं होता कि दूसरी तरफ ओटिस मुखौटा पहन चुका है और अब उसे हमेशा के लिए खत्म करने की योजना बना रहा है। अगली सुबह टिम फिर से अपने प्रोजेक्ट पर काम करने बैठता है, लेकिन उसे अभी भी अपनी प्रेजेंटेशन के लिए कोई अच्छा आइडिया नहीं मिल रहा होता। तभी छोटा एल्वी टीवी पर देखे गए उसी गाते नाचते मेंढक की बिल्कुल हूबहू नकल करने लगता है। यह देखकर टिम पूरी तरह हैरान रह जाता है। अगले ही पल एल्वी का रूप बदलने लगता है और उसका सिर किसी कार्टून कैरेक्टर जैसा हो जाता है। इसके बाद वह पूरे घर में उछल कूद करते हुए तबाही मचाने लगता है। एल्वी भागते हुए किचन में पहुंच जाता है और टिम उसके पीछे भागता है। घबराकर टिम इमरजेंसी सर्विस को फोन करता है और बताता है कि उसका बेटा ऐसी चीजें कर रहा है जो कोई सामान्य इंसान नहीं कर सकता। लेकिन फोन पर मौजूद अधिकारी को लगता है कि टिम मजाक कर रहा है और वह फोन काट देता है। परेशान होकर टिम अपने पड़ोसी के पास जाता है और उसे पूरी बात बताता है, लेकिन पड़ोसी भी उसकी बात पर विश्वास नहीं करता। सच्चाई साबित करने के लिए टिम एल्वी से वही ट्रिक दोबारा करने को कहता है, लेकिन कार्टून के उस मेंढक की तरह एल्वी दूसरों के सामने बिल्कुल सामान्य बच्चे की तरह व्यवहार करने लगता है। इससे टिम और भी परेशान हो जाता है। घबराहट में वह एल्वी को हिलाने लगता है, लेकिन पड़ोसी इस स्थिति को गलत समझ लेता है और गुस्से में टिम को अपने घर से बाहर निकाल देता है। कुछ समय बाद टिम घर लौटता है और एल्वी की देखभाल करने लगता है। अचानक एल्वी उसका पैर पकड़ लेता है और उसे पूरे कमरे में ऐसे घुमाकर पटकने लगता है जैसे टिम कोई खिलौना हो। उसी समय ओटिस मुखौटा पहने वहां पहुंचता है और एल्वी का ध्यान भटकाने के लिए उसे एक खिलौना देता है, लेकिन वह खिलौना नहीं बल्कि एक बम होता है। एल्वी तुरंत खतरा समझ जाता है और बम की जलती हुई फ्यूज को बुझा देता है। इसके बाद वह अपने मुंह से धमाके की आवाज निकालता है और वहां से भाग जाता है। आवाज सुनकर ओटिस को लगता है कि उसकी योजना कामयाब हो गई और बच्चा खत्म हो गया। वह खुशी मनाने लगता है और उसे इनाम के तौर पर एक बड़ी हड्डी मिलती है, लेकिन जैसे ही वह उस हड्डी को चबाना शुरू करता है, वह भी बम में बदल जाती है और जोरदार धमाका हो जाता है। हालांकि मुखौटे की जादुई शक्तियों की वजह से ओटिस बच जाता है। इसके बावजूद वह हार नहीं मानता और एल्वी को खत्म करने के लिए एक और खतरनाक योजना बनाने लगता है। दिन खत्म होने पर ओटिस अपनी नई योजना को अंजाम देने के लिए घर में घुसता है। तभी टिम की नजर उस पर पड़ जाती है। वह देखता है कि ओटिस अब कोई साधारण कुत्ता नहीं रहा, बल्कि कई खतरनाक हथियारों से लैस एक अजीब जादुई प्राणी बन चुका है। यह डरावना नजारा देखकर टिम इतना डर जाता है कि वहीं बेहोश हो जाता है। उसकी तरफ ध्यान दिए बिना ओटिस सीधे एल्वी के कमरे में पहुंचता है। वह रस्सी और एक प्लंजर की मदद से छत तक चढ़ता है। मौका मिलते ही वह चुपके से एल्वी के पालने तक पहुंचता है और बच्चे के डायपर से एक लैंप बांध देता है। उसका प्लान एक खास मशीन की मदद से बच्चे को उठाकर घर से बाहर निकालने का होता है, लेकिन ओटिस को बिल्कुल अंदाजा नहीं होता कि एल्वी चुपचाप उसके पीछे आ चुका है। मौका देखकर एल्वी उसी मशीन का हुक ओटिस के कॉलर से बांध देता है। जैसे ही ओटिस मशीन चालू करता है, वह खुद ही हवा में उठने लगता है। उधर टिम भी जाग जाता है और मदद के लिए दौड़ता है, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। ओटिस एक पियानो के अंदर फंस जाता है, फिर एक एयर डक्ट को तोड़ता हुआ निकलता है, उसके बाद सीलिंग फैन से टकराता है और आखिरकार घर के बाहर जा गिरता है। लेकिन उसकी मुसीबत यहीं खत्म नहीं होती। मशीन उसे बार बार इधर उधर खींचती रहती है। वह एक गंदे बाथटब में गिरता है, घर के अलग अलग हिस्सों से टकराता हुआ आगे बढ़ता है और आखिरकार वॉशिंग मशीन के अंदर पहुंच जाता है, जहां मशीन के रोलर्स उसे बुरी तरह दबाने लगते हैं।
तभी एल्वी एक गुब्बारे की तरह हवा में तैरता हुआ उसके पास पहुंचता है और जोरदार टक्कर मारकर ओटिस के चेहरे से जादुई मुखौटा गिरा देता है। जैसे ही मुखौटा उतरता है, ओटिस वापस एक साधारण कुत्ता बन जाता है। हालांकि इस पूरी तबाही में घर का लगभग हर सामान बुरी तरह टूट चुका होता है। फिर भी टिम सबसे पहले अपने बेटे की देखभाल पर ध्यान देता है और उसका डायपर बदलने की तैयारी करता है। तभी लोकी डिलीवरी मैन का रूप धारण करके घर के दरवाजे पर पहुंचता है और टिम को एक पैकेज देता है। टिम पैकेज खोलने में व्यस्त हो जाता है और थोड़ी देर के लिए एल्वी को उस डिलीवरी मैन के पास छोड़ देता है। लोकी इसी मौके का फायदा उठाकर एल्वी को ध्यान से देखने लगता है, लेकिन उस समय बच्चा बिल्कुल सामान्य दिखाई देता है, इसीलिए लोकी को उस पर कोई शक नहीं होता और वह वहां से चला जाता है। इधर जैसे ही टिम पैकेज खोलता है, उसके अंदर से एक बहुत बड़ा बॉक्सिंग ग्लव निकलता है और सीधे उसके चेहरे पर जोरदार मुक्का मार देता है। टिम बेहोश होकर जमीन पर गिर जाता है। कुछ समय बाद जब उसे होश आता है तो वह फैसला करता है कि उसे एल्वी को किसी बच्चों के डॉक्टर के पास ले जाना चाहिए, क्योंकि अब उसे लगने लगता है कि शायद कोई बुरी ताकत उसके बेटे को प्रभावित कर रही है। वह एल्वी को कार में बैठाता है और अस्पताल की तरफ निकल जाता है। रास्ते में अचानक एल्वी अपना सिर पूरी तरह पीछे की तरफ घुमा देता है और फिर कार के अंदर एक अजीब हरे रंग का पदार्थ थूक देता है। यह सब देखकर टिम और भी डर जाता है, लेकिन उसे बिल्कुल पता नहीं होता कि लोकी चुपके से उनका पीछा कर रहा है। अपनी आंखों से यह सब देखने के बाद लोकी को यकीन हो जाता है कि ऑल्वी उसी इंसान का बेटा है जिसने जादुई मुखौटा पहना था। कुछ समय बाद टिम बच्चों के अस्पताल पहुंचता है और अंदर चला जाता है। लोकी भी उसके पीछे वहां पहुंच जाता है, लेकिन वह अपनी गाड़ी गलत जगह पार्क कर देता है। इस वजह से एक पुलिस ऑफिसर उसे रोकने के लिए जाता है। लोकी बिना कुछ सोचे उस पुलिस वाले को बेहोश कर देता है और फिर सीधे टिम के सामने पहुंचकर उससे जादुई मुखौटा वापस करने की मांग करता है। टिम बार बार कहता है कि उसे नहीं पता मुखौटा कहां है, लेकिन लोकी उसकी बात पर विश्वास नहीं करता और अपने हाथ में एक विशाल कुल्हाड़ी पैदा कर लेता है। तभी ऑडिन एक सिक्योरिटी गार्ड के शरीर पर कब्जा करके वहां पहुंचता है और लोकी को रोकने की कोशिश करता है। इस मौके का फायदा उठाकर टिम एल्वी को लेकर भागने की कोशिश करता है, लेकिन लोकी उनके सामने एक विशाल लोहे की दीवार खड़ी कर देता है। इसके बाद वह जादू से एक बड़ा सूटकेस बनाता है, उसमें से एक विशाल ग्रेनेड निकालता है और उसे टिम और एल्वी की तरफ फेंक देता है। उसी समय एल्वी अपनी दोनों बाहों को ढाल में बदल देता है और धमाके से अपने पिता को बचा लेता है। अपने बेटे की अविश्वसनीय शक्ति देखकर टिम पूरी तरह हैरान रह जाता है, लेकिन लड़ाई अभी खत्म नहीं हुई होती। लोकी अपने असली रूप में बदल जाता है और आग का एक विशाल गोला बना लेता है। तभी ओदिन एक बार फिर बीच में आता है। वह थोड़ी देर के लिए टिम के शरीर पर कब्जा कर लेता है, जिससे टिम के शरीर से जबरदस्त बिजली निकलने लगती है और लोकी की दिव्य शक्तियां खत्म हो जाती हैं। उसी समय एल्वी भी अपनी जादुई शक्तियां दिखाता है। वह अपनी बाहों को रबर की तरह लंबा कर देता है, लोकी को पकड़ता है और उसे दो कूड़ेदानों के बीच जोर से पटक देता है। लोकी बेहोश होकर गिर जाता है। इसके बाद एल्वी उसे उठाकर एक कूड़ेदान के अंदर फेंक देता है। ऐसा लगता है कि अब सब कुछ शांत हो गया है, लेकिन तभी टिम को अपने बॉस का फोन आता है। उसका बॉस तुरंत उसे स्टूडियो आने और अपना प्रोजेक्ट दिखाने का आदेश देता है। परेशान और उलझन में टिम एल्वी को गोद में लेकर टेलीविजन स्टेशन पहुंचता है। प्रोड्यूसर्स उसके काम को देखने के लिए इंतजार कर रहे होते हैं, लेकिन टिम के पास दिखाने के लिए कुछ भी तैयार नहीं होता। यह देखकर वे उसे उसी वक्त नौकरी से निकाल देते हैं और बिल्डिंग से बाहर निकलवा देते हैं। इसके बाद टिम तान्या को फोन करके दिन भर हुई सारी अजीब घटनाओं के बारे में बताता है। वह कहता है कि भले ही आज का दिन बेहद मुश्किल रहा हो, लेकिन अपने बेटे एल्वी के साथ इतना समय बिताने की वजह से उसे आखिरकार समझ आया कि असल में पिता होने का मतलब क्या होता है। फोन खत्म करने के बाद टिम प्यार से एल्वी को नहलाता है, उसे सुलाता है और फिर दोनों चैन से सो जाते हैं। लेकिन उसी रात लोकी चुपके से दोबारा घर में घुस आता है। वह सीधे एल्वी के कमरे में जाता है और पालने के पास दीवार पर कुछ रहस्यमयी निशान बनाता है। इसके बाद वह एक मंत्र पढ़ता है, जिससे ओडिन उसके सामने प्रकट हो जाता है। लोकी उसे बताता है कि आखिरकार उसे वह बच्चा मिल गया है जिसके अंदर मुखौटे की शक्तियां हैं और वह अपनी दिव्य शक्तियां वापस मांगता है। ओदिन उसकी बात मान जाता है, लेकिन एक शर्त रखता है। वह लोकी को सिर्फ 1 घंटे का समय देता है, जिसके अंदर उसे जादुई मुखौटा वापस लाना होगा और उसके द्वारा किए गए सारे नुकसान की भरपाई करनी होगी। जैसे ही लोकी को अपनी शक्तियां वापस मिलती हैं, वह तुरंत अपने मिशन पर निकल पड़ता है। तभी पड़ोसी किसी काम से वहां पहुंच जाता है। लोकी अपनी जादुई शक्तियों से अपना चेहरा बेहद डरावना बना देता है और पड़ोसी को बुरी तरह डरा देता है। शोर सुनकर टिम की नींद खुल जाती है। वह भागकर एल्वी के कमरे में पहुंचता है, लेकिन पालने में अपने बेटे की जगह लोकी का चेहरा देखकर बुरी तरह डर जाता है। अचानक उसे तान्या की आवाज सुनाई देती है, लेकिन कुछ ही पलों बाद उसे पता चलता है कि यह भी लोकी द्वारा पैदा किया गया एक भ्रम था। आखिरकार लोकी अपना असली रूप दिखाता है और टिम को धमकी देता है कि अगर उसने 1 घंटे के अंदर जादुई मुखौटा उसे वापस नहीं दिया तो वह फिर कभी एल्वी को नहीं देख पाएगा। यह कहकर लोकी एल्वी को उठाता है और छत के रास्ते वहां से भाग जाता है। कुछ देर बाद तान्या वापस घर पहुंचती है। घर की बुरी तरह टूटी हुई हालत देखकर वह हैरान रह जाती है। डरा हुआ टिम उसे भी लोकी समझ लेता है और उस पर हमला कर देता है, लेकिन अगले ही पल उसे अपनी गलती का एहसास होता है। वह तान्या से माफी मांगता है और उसे पूरी सच्चाई बता देता है। शुरुआत में तान्या उसकी बात पर विश्वास नहीं करती, लेकिन तभी पड़ोसी वहां पहुंचता है और उसका नाक जादू से एक विशाल नाक में बदल जाता है। यह देखकर तान्या को आखिरकार यकीन हो जाता है कि टिम सच बोल रहा था। दोनों तुरंत एल्वी को बचाने की तैयारी शुरू कर देते हैं। उन्हें पता होता है कि जादुई मुखौटे तक पहुंचने का रास्ता सिर्फ ओटिस ही जानता है। इधर ओटिस ने एक बार फिर मुखौटा पहन लिया होता है और पड़ोस की एक मादा कुतिया के साथ मस्ती कर रहा होता है। तभी टिम उसे ढूंढ लेता है और एल्वी को बचाने में मदद मांगता है। तो इस बार ओटिस मदद करने के लिए तैयार हो जाता है। वह मुखौटा उतारकर टिम को दे देता है ताकि दोनों मिलकर एल्वी को वापस ला सकें। दूसरी तरफ लोकी अपनी जादुई शक्तियों का इस्तेमाल करते हुए एल्वी के साथ खेल रहा होता है। खेलते खेलते दोनों खुद को वाइल्ड वेस्ट के 2 बंदूकधारी समझने लगते हैं। लोकी नकली रिवॉल्वर से पहले गोली चलाता है, लेकिन किसी तरह एल्वी के हाथ में एक असली जादुई बंदूक आ जाती है।
अल्वी उससे गोली चलाता है, लेकिन उसका मकसद लोकी को डराना होता है, उसे चोट पहुंचाना नहीं। तभी टिम और तानिया वहां पहुंच जाते हैं। वे लोकी से कहते हैं कि वह एल्वी को वापस कर दे और बदले में वे उसे जादुई मुखौटा दे देंगे। शुरुआत में लोकी इस सौदे के लिए तैयार हो जाता है, लेकिन आखिरी समय पर वह अपना फैसला बदल देता है और एल्वी को अपने पास ही रखने का फैसला करता है। तभी ओटिस लोकी के ऊपर छलांग लगाकर उसे काट लेता है। इस टक्कर की वजह से मुखौटा हवा में उड़ जाता है। टिम तुरंत उसे पकड़ लेता है और जैसे ही वह मुखौटा पहनता है, उसके अंदर फिर से जादुई शक्तियां आ जाती हैं। यह देखकर लोकी वहां से भागने लगता है। टिम भी अपनी नई शक्तियों का इस्तेमाल करके अपनी कार को एक बेहद शक्तिशाली मशीन में बदल देता है। टान्या और ओटिस उसके साथ कार में बैठ जाते हैं और तीनों मिलकर लोकी का पीछा शुरू कर देते हैं। उन्हें रोकने के लिए लोकी जादू से पूरी सड़क को विशाल लहरों की तरह ऊपर उठा देता है, लेकिन टिम हार नहीं मानता और पीछा जारी रखता है। आखिरकार लोकी एक बॉक्सिंग रिंग में पहुंचता है और टिम को लड़ाई की चुनौती देता है। दोनों के बीच एक जबरदस्त मुकाबला शुरू हो जाता है। लोकी को जादू चलाने का ज्यादा अनुभव होता है, इसलिए शुरुआत में उसका पलड़ा भारी रहता है, लेकिन टिम हार मानने को तैयार नहीं होता। वह एक सूटकेस से लोकी पर हमला करता है, उसे उसी सूटकेस के अंदर बंद कर देता है और समुद्र में फेंक देता है। इधर टान्या ऑल्वी को एक पिंजरे से बाहर निकाल लेती है और तीनों वहां से भागने की कोशिश करते हैं। तभी लोकी दोबारा वापस आ जाता है और जादू से एक विशाल पेंसिल बना देता है, जो उनका रास्ता रोक देती है। टिम कई खिलौना हथियारों से हमला करता है, लेकिन लोकी उन सभी को फूलों में बदल देता है। इसके बाद वह विशाल पेंसिल से टिम पर हमला करता है, लेकिन टिम एक बड़े शार्पनर की मदद से उस पेंसिल को काट देता है। इसके बावजूद पेंसिल दोबारा जुड़ जाती है और लोकी फिर उनके सामने खड़ा हो जाता है। जब दोनों को एहसास होता है कि इस तरह लड़ाई कभी खत्म नहीं होगी, तो लोकी कहता है कि अब अल्वी खुद फैसला करेगा कि वह किसके साथ जाना चाहता है। लोकी बच्चे को अपनी तरफ करने के लिए उसे तरह तरह के खेल और जादुई करतब दिखाने लगता है, लेकिन तभी टिम सबको हैरान करते हुए अपने चेहरे से मुखौटा उतार देता है। वह अपने बेटे से कहता है कि उसकी वजह से वह पहले से एक बेहतर इंसान और बेहतर पिता बन पाया है और उसे अपने बेटे पर बेहद गर्व है। टिम की सच्ची भावनाएं सुनकर एल्वी पहली बार उसे डैडी कहता है और बिना किसी हिचकिचाहट के अपने माता पिता के साथ रहने का फैसला करता है। यह देखकर लोकी गुस्से से पागल हो जाता है और सबको खत्म करने के लिए एक विशाल हथौड़ा बुला लेता है। टिम अपनी पूरी ताकत लगाकर अपने परिवार की रक्षा करता है, लेकिन लोकी उसी हथौड़े के अंदर से एक ड्रिल निकालकर टिम को घायल कर देता है। जब ऐसा लगता है कि अब सब कुछ खत्म होने वाला है, तभी ओदिन वहां पहुंच जाता है। वह घोषणा करता है कि लोकी का समय अब खत्म हो चुका है और उसे अपने किए हुए कामों की सजा भुगतनी होगी। लेकिन टिम ओडिन से लोकी को माफ करने की विनती करता है। वह कहता है कि एक पिता का दिल सजा देने से पहले माफ करना जानता है। टिम की बातें ओडिन के दिल को छू जाती हैं। ओडिन लोकी को माफ कर देता है और उसे वापस देवताओं की दुनिया में ले जाता है। जाने से पहले ओडिन जादुई मुखौटा भी अपने साथ ले जाता है, ताकि यह दोबारा कभी किसी के लिए परेशानी न बने। अगले दिन टिम अपने पुराने बॉस से मिलता है और अपने बेटे के साथ बिताए उन अविस्मरणीय अनुभवों से प्रेरित एक नया एनिमेशन आइडिया उसे बताता है। उसके बॉस को यह आइडिया इतना पसंद आता है कि दोनों मिलकर एक शानदार कार्टून बनाते हैं, जो आगे चलकर बहुत बड़ा हिट बन जाता है। उसी रात कार्टून के प्रीमियर के दौरान पूरा परिवार खुशी से जश्न मना रहा होता है। तभी तान्या मुस्कुराते हुए बताती है कि वह दोबारा मां बनने वाली है। यह शानदार खबर सुनकर टिम की खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहता और इसी के साथ फिल्म खत्म हो जाती है।